दोस्तों, प्रहार खंड का रहने वाला दीपक, जिसकी शादी पास के गांव तुलसेना से हो जाती है। अभी शादी के मात्र 4 महीने ही गुजरे थे कि दीपक की नौकरी लग जाती। नौकरी करने के लिए दीपक पहले तो सोचता है, फिर बाद में इनकार कर देता है, क्योंकि शादी के भी मात्र 4 महीने गुजरे थे। वो अपना अधिक से अधिक समय अपनी पत्नी रेनू के साथ गुजारना चाहता था। उसने अपने परिवार में बताया कि मैं बाहर नौकरी न करके घर पर ही कुछ न कुछ रोजगार करूंगा और अपने घर का खर्चा उठाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब रेनू जब कभी दीपक से खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगती तो दीपक उसके ऊपर अत्याचार करता, पिटाई करता, झगड़ा लड़ाई करता। दीपक के ऐसे स्वभाव से रेनू आए दिन परेशान रहती। धीरे धीरे दीपक की दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाती है जो शराब, गांजा, अफीम इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं। इसके चलते दीपक भी उन्हीं में शामिल हो जाता है। आए दिन शराब पीकर घर आता है। जब शराब पीकर घर रोज आता है तो रेनू मना करती है कि आप शराब मत पियो, लेकिन दीपक नहीं मानता है। जब रेनू ज्यादा परेशान करती तो दीपक उसकी बहुत तगड़ी पिटाई कर देता। रेनू बेचारी क्या करती, घर में एक गौ की तरह रहती, सारा काम काज करती और मार भी सहती। रोज के झंझट से दोस्तों रेनू परेशान होकर के ये फैसला करती है कि मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। रेनू ने चुपचाप अपना बैग संभाला और सुबह लगभग 4 बजे अपने ससुराल से निकल लेती है। ससुराल से निकलने के बाद दोस्तों रेनू अपने घर तुलसेना आ जाती है। तुलसेना में जब उसकी माँ देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि बेटी तुम ऐसे कैसे यहाँ आ गई हो, दामाद जी साथ में नहीं आए हैं। रेनू ने रो रो के अपना सारा हाल बयां किया। बताया, माँ आए दिन हमको शराब पीकर पिटाई करते, मारते, खाने को नहीं देते। जब भी मैं उनसे पैसे की डिमांड करती तो ये कहते कि जाओ अपने घर से लेकर आओ, तुम दहेज में लाई ही की था, तुम दहेज में लाई ही क्या थी। इस रोज रोज के ताने, रोज रोज की पिटाई मार से हम तंग आकर हमेशा के लिए आज अपना ससुराल छोड़कर आ गए हैं। अगले ही सुबह दीपक अपने ससुराल तुलसेना को आ जाता है। देखता है कि रेनू यहाँ पर सही सलामत है। कहता, रेनू तुमने बिना बताए हमको वहां से क्यों चली आई? तो रेनू ने कहा, हमको यहाँ से जाना ही नहीं है। तब तक रेनू की माँ सीता देवी आ जाती है। वो दामाद से कहती, बेटा अब मैं रेनू को कभी भी तुम्हारे वहां नहीं भेजूंगी, क्योंकि रेनू ने हमको सारा वहां का हाल सुना दिया है, तुम लोगों ने क्या क्या उसका साथ किया है। गांव में पंचायत की मीटिंग होती है और मीटिंग में फैसला होता है कि रेनू अब अपने ससुराल में नहीं जाएगी, मायके में ही रहेगी और दीपक ने जो भी दहेज में लिया है वो सब कुछ वापस करेगा। दोस्तों, इधर रेनू को अभी मात्र 2 महीने ही गुजरे थे घर में कि तब तक रेनू की माँ सीता देवी को दिल का दौरा पड़ जाता है। जब दिल का दौरा पड़ जाता है तो रेनू की माँ को आनन फानन में अस्पताल में जाकर भर्ती कराते हैं, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। रेनू की माँ सीता देवी भगवान को प्यारी हो जाती है। जैसे रेनू सुनती है तो वो बिलख बिलख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि माँ मैं तुम्हारे सहारे यहाँ पर आई थी, अब मैं क्या करूंगी। माँ का अंतिम संस्कार होने के बाद रेनू और उसके पिता चुन्नीलाल दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। अभी मात्र 15 दिन ही गुजरे थे कि उनके पिता चुन्नीलाल की नीयत रेनू के ऊपर खराब हो जाती है। एक दिन रेनू सो रही होती है, पिता अचानक लगभग रात के 2 बजे रेनू की बिस्तर पर जाकर के सो जाते हैं। जब रेनू का हाथ उनके ऊपर पड़ता है तो वो उठकर बैठ जाते अचानक। कहते, पिताजी तुम मेरे बिस्तर पर? तो पिताजी कहते, बेटी हमें डर लग रहा है, तुझे अपने पास ही लिटा दो। दोस्तों, आए दिन पिता अपनी बेटी रेनू से छेड़छाड़ करता, जबरदस्ती करने की कोशिश करता, जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता। रेनू इन सब के चलते हुए 2-3 महीने गुजारती है। अंत में परेशान होकर के उसने आत्महत्या करने की सोची। आत्महत्या करने के लिए पास के स्टेशन पर वो सुबह लगभग 6 बजे पहुंच जाती है और जैसे ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश करती है, पास में खड़ा अजय कहार उसके हाथ को पकड़कर खींच लेता है और कहता है, तुम मरने जा रही हो? इतनी महंगी जिंदगी इसको जाया करने जा रही हो? तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जीने की आवश्यकता है। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये बातें सुनते ही
रेनू फूट फूट कर रोने लगती है। कहती मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, उधर ससुराल वाले हमको तंग किए हैं, इधर पिता जीने नहीं दे रहे हैं। अजय को दया आ जाती है। अजय कोर्ट में अगले दिन ले जा करके रेनू के साथ विवाह कर लेता है और दोनों हंसी खुशी से मीरगंज में रहने लगते हैं। इधर पिता जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं रेनू घर पर नहीं है। रेनू की आसपास तलाश करते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, रिश्तेदारों में पता लगाते हैं, लेकिन रेनू कहीं नहीं मिलती है। ससुराल भी फोन करते हैं, तब भी वहां पर रेनू नहीं मिलती है। तो पिता चुन्नीलाल जाकर के थाने में रिपोर्ट करवाते हैं कि मेरी बेटी रेनू लापता हो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस वालों ने केस को संज्ञान में लेते हुए रेनू की तलाश जारी की, लेकिन रेनू कहीं भी नहीं मिली। एक हफ्ते बाद पास के नदी में एक लाश बरामद होती है। रेनू के पिता चुन्नीलाल को शिनाख्त के लिए वहां पर बुलाया जाता है, तो वो आनंद फान में कह देते हैं कि हाँ मेरी बेटी ही है, ये रेनू ही है। इतना ही कहने पर पुलिस वाले पूछते हैं आपकी किसी से दुश्मनी? तो साफ साफ वो चुन्नीलाल कह देते हैं मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, ये सब काम मेरे दामाद दीपक ने किया है, क्योंकि आए दिन मेरी बेटी रेनू को परेशान करता था, पिटाई करता था और मारता था। इन सभी बातों को सुनते हुए दीपक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर मां चला करके उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ये घटना लगभग 19 दिसंबर सन 2020 की है। 4 साल दोस्तों गुजर चुके दीपक को जेल की सजा काटते काटते। 1 अक्टूबर सन 2024 को अचानक रेनू की सूचना पुलिस वालों को मिलती है कि जिस रेनू को आपने मृत घोषित किया था वो आज जीवित है। पुलिस मीरगंज जाकर के रेनू को बरामद करती है और थाने लेकर आ जाती है। वहां पर रेनू से पूछताछ करती है कि तुम जीवित कैसे हो? आपके मरने की खबर हमको पिताजी ने बताई, एक डेड बॉडी मिली थी, बताया मेरी बेटी है, तुम तो जीवित हो। तब रेनू ने रोते हुए अपनी सारी घटना सुनाई। उसने बताया कि ससुराल में आए दिन दीपक मेरी पिटाई करता था, झगड़ा करता, खर्चे को एक पैसा नहीं देता, तो हम क्या करते। वहां से तंग आकर हम अपने मायके चले आए। जब मायके आए तो 2 महीने ही गुजरे थे, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। माँ का इंतकाल होने के बाद पिताजी हमारे ऊपर गंदी नजर रखना शुरू कर दिए। आए दिन हमको परेशान करते, छेड़ते, संबंध बनाने के लिए हमको प्रेरित करते, जबरदस्ती करते। तो मैंने अपनी आबरू बचाने के लिए अंतिम निर्णय लिया कि मुझे आत्महत्या ही करनी है, अपना जीवन ही समाप्त कर देना है। जब मैं स्टेशन पर गई, हमारी जान अजय कहार बचा लिया। अजय कहार ने मुझसे शादी कर ली और मैं अब मीरगंज में रहती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी तो उनके पैरों तले जोतों जमीन खिसक गई कि निर्दोष दीपक आज 4 साल से जेल की सजा काट रहा है और उसकी पत्नी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। पुलिस वालों ने दीपक के घर वालों को भी आश्वासन दिया, रेनू को भी आश्वासन दिया कि तुम चिंता ना करो, इस केस को हम ऊपर तक ले जाएंगे और जो भी उचित निर्णय होगा आपके साथ किया जाएगा। दोस्तों, इधर दीपक बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे 4 साल से सजा काट रहा है। यह आश्वासन दिया पुलिस वालों ने कि हम उचित कार्रवाई करके इस केस को रफा दफा करेंगे। जैसा दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य इतना था कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार, जिनके खिलाफ आपको जागरूक करना है, किसी को हताश या परेशान करना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।